नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकन पॉलिसी, ख़ासतौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प की क्या पॉलिसी है। इसका जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी कि अमेरिका की जो भी नीति होती है उसका असर जो है पूरी दुनिया पे पड़ता है। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आने के बाद से टैरिफ लगाना और मेजर चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया पे इफेक्टेड है। सब कोई उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को एडजस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी पे। अब इसलिए अमेरिका का समझना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय अगर जो पॉलिसी है उसको समझने के लिए। और क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, एक दूसरे से इकोनॉमी कनेक्टेड है। और दूसरी बात ये है कि इस समय ग्लोबलाइजेशन के दौर में इकोनॉमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है और पॉलिटिक्स बैक सीट पे चली गई है, पीछे हो गई है, छूट गई है। और अमेरिका की डोमेस्टिक इकोनॉमी और उसका असर पड़ता है कि अगर वहाँ पे हालात बिगड़ते हैं तो फिर उसका जो जैसा कि आजकल नज़र आ रहा है। और इंटरनेशनल पॉलिसी दोनों जो उनकी होती हैं, फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है। और डोमेस्टिक पॉलिसी में मेनली इकोनॉमिक पॉलिसी अगर समझना अब ये भी है कि ये है कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, अप है, जा रही है, ऊपर जा रही है, प्रॉस्पेरिटी है, तो उसका भी असर दुनिया पे पड़ता है। दुनिया की दूसरी जगहों पे इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट आपको बूम करता हुआ मिलेगा। अगर डाउन है और उनका इंडेक्स डाउन हो जाता है, उनका जो स्टॉक मार्केट का, तो उसका फ़ौरन पूरी दुनिया के जो स्टॉक मार्केट है उसका भी डाउन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस समय अमेरिका के अंदर जो है, जो उनकी इकोनॉमी है, थोड़ी-सी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि इन्फ्लेशन अभी भी बना हुआ है। मंदी जो 2008 में आई थी उसके बाद से मंदी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इकोनॉमी स्लो है, पूरे अमेरिका और यूरोप की। यूरोप की तो और बहुत ही बुरी हालत है। तो उसके चलते हुए इन्फ्लेशन है। फिर ये भी है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया है। अंडर एम्प्लॉयमेंट से उनके यहाँ मतलब ये है कि लोगों के पास जॉब तो है, 4 दिन यहाँ कर लिया, 10 दिन वहाँ कर लिया, 3 महीने एक जगह मिल गई जॉब, फिर वो ख़त्म हो गई, फिर घर पे बैठ गए, फिर कुछ दिनों के बाद मिल गई, छोटे-मोटे काम कर रहे हैं वर्कर। तो ये एक बड़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, कई-कई दिन नहीं मिल पाती, वो कई-कई महीना बल्कि उनको जॉब मिलने में परेशानी होती है। मिल जाती है तो कम दाम, कम सैलरी पे, कम उस पे काम कर रहे हैं, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके ऊपर $36 ट्रिलियन का लोन है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, यानी 1 अरब में 1000 मिलियन होते हैं। और 1 मिलियन जो होता है वो 10 अरब के बराबर होता है। तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन हुए और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। तो आप सोच लीजिए 36 बिलियन की ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है उनके यहाँ। लेकिन इनको जो इस समय प्रॉब्लम आ रहा है, वो आ रहा है, इनको लग रहा है कि जो उनकी इकोनॉमी है उसको ख़तरा एक तरफ तो चाइना से दिख रहा है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। $25 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, 25.5, साढ़े 25 ट्रिलियन डॉलर की करीब पहुँच गई है। चाइना 19 पे है। और तो ये जो है एक उनको बड़ा खतरा लग रहा है। और अमेरिका की जो है वो 25 और चाइना 29 ट्रिलियन डॉलर पे है। 25 ट्रिलियन अमेरिका की, 25.5 ट्रिलियन अमेरिका की है और 19.5 ट्रिलियन से तो चाइना बहुत तेजी से मेकअप कर रहा है। चाइना की इकोनॉमी जरूर तेजी से बढ़ रही है, मगर वो मिलिट्री पावर अभी नहीं बन पाया है जिस तरह का अमेरिका है। अमेरिका ग्लोबल उसका इन्फ्लुएंस होता है, ग्लोबल। अमेरिका दुनिया की अभी भी सबसे पावरफुल कंट्री है इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भी, और इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। 100 से ज़्यादा तो उनके मिलिट्री बेसिस है। अब ये है कि उनको ये लग रहा है कि ये अगर जिस तरीके से लोन जो है वो अगर कम नहीं हुआ, $36 ट्रिलियन का जो उन्होंने लिया है का हो गया है, तो एक बड़ी समस्या उनके यहाँ आ सकती है।
उसको कट करने के लिए इन्हीं ने बहुत से मेथड उठाए लगाए हैं। उन पे हम आगे बात करेंगे। इनको दूसरा खतरा जो लग रहा है अमेरिकन को, खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो लग रहा है, वो ब्रिक्स। और ब्रिक्स जो है ये एक इमर्जिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म आप समझ लीजिए, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये शुरू के थे। अब तो 12-13 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है। दूसरा खतरा इनको लगता है कि वो जो है ये डेवलपिंग नेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनकी पॉलिसी ये है कि उनके डेवलपमेंट को रोकना, ट्रम्प साहब की किसी। और रोकेंगे कैसे? वो टैरिफ से, हम आगे बताते हैं आपको। टैरिफ लगा के उनको रोको, सैंक्शंस लगाओ, टैरिफ लगाओ। ये दो मेन इनके वेपन है अमेरिका के, जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका और यूरोप के पास पहले टेक्नोलॉजी में मोनोपोली थी। जो कुछ भी बनता था, इनोवेशन होती थी इन्हीं जगहों पे होती थी, उसके बाद पूरी दुनिया में आती थी। तो इनका डोमिनेशन था ट्रेड में और उसमें बिजनेस में सारी। अब ये है कि चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये सब काफ़ी संपन्न देश हो गए, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत संपन्न हो गए। रशिया के पास जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफेंस सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो भी आदमी, इवन ईरान जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो रहा है, बहुत फास्ट उसका भी डेवलपमेंट रेट है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम देशों में कोई नहीं है सिवाय टर्की के। लेकिन टर्की के साथ समस्या ये है, टर्की की ज़्यादा टेक्नोलॉजी में यूरोप और अमेरिका का कंपोनेंट है, क्योंकि वो नेटो के मेंबर हैं, तो उनको एक्सेस है। ईरान की प्योर इंडिजिनस उनको सपोर्ट दूसरी जगह से नहीं मिली, सैंक्शन के चलते हुए। तो ये इनकी, अब इनकी तरक्की को रोकना कोई, मैं नहीं समझता कि इन देशों के लिए आसान काम होगा। दूसरी तरफ ये भी है कि एक और बड़ी समस्या इनके सामने खड़ी हो गई है पश्चिम एशिया में। पश्चिम एशिया के देश बात करने लगे हैं कि भाई अब हम जो है आपस में ट्रेड करेंगे, डॉलर में नहीं बल्कि लोकल करेंसीज में। सऊदी अरबिया ने एक चाइना से बहुत बड़ा डील कर ली, कई बिलियन डॉलर की, कि वो लोकल करेंसी में तेल सप्लाई करेगा। यूएई ने इंडिया से, और लोकल करेंसी की बात, और भी बहुत से देश इच्छुक हैं। तो अब यह है कि इनके लिए जो है इस समय वेस्ट एशिया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट एशिया में जितना भी तेल का ट्रेड है, पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है ये डॉलर में होता है। यानी भारत जैसे तेल खरीद रहा है सऊदी अरेबिया से, तो वो डॉलर में खरीदेगा। इसके मतलब ये है कि पैसा अमेरिकन बैंक में जाएगा, सऊदी अरेबिया में नहीं बल्कि अमेरिकन बैंक में जाएगा। सऊदी अरेबिया के बैंक जो है अरब कंट्रीज के बैंक बहुत, उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, बहुत छोटे बैंक है, ग्लोबल बैंक नहीं है। तो ये बड़ी रकम होती है, ये सब अमेरिका चली जाती है, वहाँ पे रहती है, वहाँ काफ़ी दिन रहती है, फिर ज़रूरत के हिसाब से निकाल के ये लोग अपने मुल्क में लाते हैं, खर्चा करते हैं। तो अब ये है कि उसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर। और अगर लोकल उसकी करेंसी में हो ट्रेड होने लगेगा, तो डॉलर की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में सबसे पावरफुल करेंसी माना जाता है। सारा ट्रेड लोग उसी में प्रेफर करते हैं। वो नहीं रह पाएगा। उसका जो स्ट्रेंथ है डॉलर की, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। और अगर डॉलर की स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, तो फिर अमेरिकन इकोनॉमी पे ह्यूज बर्डन पड़ेगा। इसलिए अमेरिका के लिए पश्चिम एशिया बहुत इम्पोर्टेंट है। पश्चिम एशिया में इज़राइल बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। इज़राइल इसलिए वेस्टर्न यूरोप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उनकी कोशिश ये है कि रशिया के साथ यूक्रेन की युद्ध बंद होनी चाहिए, ताकि जो एक्सपेंडिचर उनका है वहाँ पे वो ख़त्म हो। बिलियंस ऑफ डॉलर उनको तकरीबन 80-90, पता नहीं कितना, 93 बिलियन डॉलर या इससे कुछ कम या ज़्यादा की मदद अभी तक वो लोग अमेरिका ने यूक्रेन को दी है। अब अमेरिका वापस ले मांग रहे हैं कि हमको पैसा वापस करो, जंग बंद करो, पैसा वापस करो। पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमको उनके जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, कॉपर, मिनरल, कोबाल्ट उनके यहाँ बहुत है, और दूसरी चीज़ें भी हैं बहुत, माइनिंग, उसका माइनिंग का राइट्स मांग रहे हैं, जो उनको अब लगता है ब्रेजेंस्की राज़ी हो गए। और रशिया
से जो उनका युद्ध चल रहा था, वो कहते हैं कि रशिया का युद्ध हम ख़त्म करा देंगे। रशिया ये कह रहा है कि आप रशिया से जो बाइडेन ने सपोर्ट किया था, ये सोच के इससे पहले वाला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को सपोर्ट किया था, ये सोच के कि पुतिन की हुकूमत गिर जाएगी, वहाँ रिवोल्ट हो जाएगा, मास अपराइजिंग हो जाएगी और रशिया टूट भी सकता है। ख़ास तौर से कॉकेशस मुस्लिम रीजन्स जो है और इनका जो दबदबा सेंट्रल एशिया में है, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रशिया उसी तरह स्ट्रॉन्ग है अभी भी। इकोनॉमिक क्राइसिस है, ज़ाहिर-सी बात है, वॉर है, इतनी लंबी, बहुत लोग मरे हैं। अब रशिया ये ट्रम्प साहब से रशियंस ने डील कर ली कि भाई आपको तेल और गैस ही तो चाहिए और मिनरल्स चाहिए, तो आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। बाइडेन से उन्होंने नहीं किया, बाइडेन सोच रहे थे कि पुतिन टूट जाएँगे तो हमारी अमेरिकन कंपनीज़ वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगी, जैसे पहले कर रहे थे येल्सिन के पीरियड में सोवियत यूनियन टूटने के बाद। अब ये रशियंस ने खुद ही कहा है कि आप आइए, तो अमेरिका को लगता है कि उनके पास तेल, गैस इन सब के बहुत बड़े भंडार हैं, प्लस दूसरे मिनरल्स भी बहुत हैं उनके पास। तो इस वजह से और रशिया चाहता है कि युद्ध बंद हो ताकि वो डेवलपमेंट के एजेंडे में आगे आए। और दूसरी तरफ ये है कि इसलिए वो युद्ध बंद कराने के लिए बात कर रहे हैं। रशिया न केवल अपने यहाँ इन्वेस्ट करने को अमेरिका से कह रहा है, बल्कि वो ये भी कह रहा है कि जो उसने एरिया ज़मीनें जो कब्ज़ा की हैं, लगभग 1/5 यानी 20% से ज़्यादा जो वहाँ की टेरिटरी है, भूमि है यूक्रेन की, उस पे रशिया का कब्ज़ा है और ये वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर रशियन सोवियत यूनियन के दौर की इंडस्ट्रीज़ हैं और वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा वो पाया जाता है मिनरल्स ज़मीन के नीचे। तो वो कह रहा है रशिया उनसे कह रहा है कि आप वहाँ भी हम आप मिल के वहाँ से भी निकालेंगे। तो ये ट्रम्प के लिए और अच्छी बात है। इसलिए वो चाहते हैं कि युद्ध बंद हो और अम, दोनों जगह से उनको फ़ायदा हो, रशिया से भी और रशिया की ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ से भी वो माइनिंग करने की सोच रहे हैं और जो यूक्रेन के पास इस समय एरिया है उनके लिए। इस तो इसलिए दूसरी तरफ इज़राइल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो अरब इज़राइल जो काम कर देता है अमेरिका के लिए, वो अमेरिकन सोल्जर्स को करने में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होंगे। इज़राइल ने 1 साल के अंदर जो सीरियन डिफेंस फोर्सेस थे, यानी उनकी जो सेना थी, उसको बिल्कुल बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया। उसके जितने वेपन डिपोज़ थे, सबको ध्वस्त किया। बाद में सेना के पास वेपन ही नहीं बचा था, लड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई। जो तेल के भंडार थे वहाँ से, जिससे उन्हें 20-25 बिलियन डॉलर मिल जाता था, उस पे अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया। तो मुल्क बैंकरप्ट हो गया और उसको बाद में वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जिनको कि इज़राइल भी सपोर्ट कर रहा था इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और मेजर सपोर्ट उनको टर्की से मिल रही थी। उन बशर अल-असद को भागना पड़ गया, आर्मी ने लड़ने से इनकार कर दिया, वेपन नहीं थे और फिर उसके बाद आर्मी डिसॉल्व हो गई उसी में। तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने खर्चा किए थे इराक और अफ़गानिस्तान में, ट्रिलियंस, 6 ट्रिलियन डॉलर इन दोनों युद्ध में खर्चा हुए थे। अ, इज़राइल ने बहुत ही कम पैसे में वहाँ से ख़त्म कर दिया। ईरान कमज़ोर हो गया क्योंकि उनका जो सीरिया बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए, रशिया का बेस था वहाँ के ऊपर। जो मिडल ईस्ट में अकेला बेस था, नेवल बेस लताकिया में, वो भी अब ये लोग कह रहे हैं कि आप वाइंड अप कीजिए और जाइए। तो इस तरह से अब इज़राइल ने फिर दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह, हूती, इनसे जो हमास, इनको ये सब जो ईरान के समर्थक थे, इनको भी कमज़ोर किया है और ईरान इस तरह से दोबारा से काफ़ी वीक नज़र आता है और ईरान से लड़ने के लिए भी तैयार है इज़राइल, अमेरिका की सपोर्ट के साथ, वो कहता है। तो इसलिए इज़राइल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ के ऊपर और इज़राइल अगर ईरान और सीरिया में की जो हुकूमत बदली है, उसकी वजह से जो अरब देश हैं, ये और कमज़ोर हो गए। हालाँकि इन लोगों ने काफ़ी पैसा खर्चा किया था कि वहाँ से हटे और बहुत से मिलिटेंट ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहे थे अलग-अलग, लेकिन इनके पास तो इतना नैरो पर्सपेक्टिव है, इनको ये नहीं समझ में आया कि अगर बशर अल-असद जो अकेला इज़राइल को रोके हुए है, अगर ये चला गया, तो फिर तो ये और कमज़ोर, अब इज़राइल का बहुत पावरफुल अ कि नेशन के रूप में इमर्ज कर गया है, कंट्री के रूप में उस क्षेत्र में इमर्ज कर गया है, जिसकी वजह से अरब अब बहुत परेशान है।
तो अब ये है कि ये इस प्रेशर की वजह से अब उनके ऊपर प्रेशर है कि आप डॉलर को, ख़ासतौर से सऊदी अरेबिया को, कि आप लोकल करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे, आप ईरान से बहुत ज़्यादा रिश्ते आप नहीं बनाएँगे, और फिर उसके अलावा ये है कि इज़राइल के साथ आप अपने अच्छे संबंध बनाएँगे। ये अब्राहम अकॉर्ड को साइन कीजिए, और अगर वो करते हैं सऊदी अरेबिया, तो बाकी इस्लामिक देश भी करेंगे, खड़ी के अलावा भी। इस तरह से उनके लिए तो वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और अपने यहाँ भी वो फेडरल एम्प्लॉइज़ को निकाले दे रहे हैं, कम कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, फिर उसके अलावा यूएसएड को बंद कर दिया, और पता नहीं कितने और डिपार्टमेंट को बंद करने जा रहे हैं। आम जनता ये कहने लगी है कि ये तो रेन ऑफ टेरर है, एक टेरर फैला रहे हैं ये लोग, अब क्या होगा ये? नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसके अंदर दूसरी तरफ ये भी है कि नेटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका जिसका लीडर होता है, मिलिट्री अलायंस है पश्चिमी यूरोप का अमेरिका के साथ, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बहुत से, इटली और कनाडा, बहुत से देश हैं। वो सब जो है, अमेरिका कह रहा है कि अब हम खर्चा नहीं करेंगे, आप लोग अपना कीजिए, और रशिया की सिक्योरिटी का जहाँ तक मसला है, वो यूरोप की ज़िम्मेदारी है, अब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो वहाँ पे भी वो खर्चा कम करनी, जितना मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो कट करने की करने, ताकि वो जो लोन ले रहे थे उसमें कमी आए किसी सूरत से किया, इसलिए कि कई बिलियन डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इनका इंटरेस्ट में जाता है, क्योंकि 36 ट्रिलियन डॉलर का लोन होता गया, तो वो बहुत बड़ी रकम है। अब ये देखना, ये सब इन्हीं ने इतने स्टेप्स तो लिए, क्या ये इनको कामयाबी मिलेगी? क्या ये दूसरे मुल्कों की जो वो है तरक्की को रोक सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये संभव, ये थोड़ा डिले कर सकते हैं। इसी के ये टैरिफ लगा रहे हैं, यानी टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो बाहर से सामान आता है उसके ऊपर, इम्पोर्ट जो होता है उसके ऊपर। टैरिफ लगा के ये उनके ऊपर 25%, 10%, 30% अलग-अलग उस पे लगाएँगे टैरिफ, तो उससे ये होगा कि जो बाहर का सामान आएगा उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लोग उस सामान को नहीं खरीदेंगे, बल्कि जो अमेरिका का सामान है होता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसी के बराबर दोनों की कॉस्ट हो जाएगी, तो अमेरिकन सामान खरीदेंगे। लेकिन ये है कि ये डबल एज्ड वेपन है। आप अगर टैरिफ लगाते हो तो हर सामान तो वहाँ बनता नहीं है, बहुत सी चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्फ्लेशन और बढ़ भी सकता है, यानी महँगाई और बढ़ सकती है। ये एक समस्या उनके सामने लगी बनी हुई है, और इसके चलते हुए पूरी दुनिया में एक टेंशन बना दिया है। उन्होंने इंडिया पे भी कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएँगे, हालाँकि भारत ने मना किया है, कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस तरह से यूनिलैटरल टैरिफ या यूनिलैटरल सैंक्शंस भारत की पॉलिसी में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है, मैं समझता हूँ, जुआ जो खेला जा रहा है, और जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो अ, डेवलपिंग नेशन है या ब्रिक्स है, ये एक रियलिटी बन चुकी है। ब्रिक्स के अंदर 30-40 देश चाहते हैं ज्वाइन करना। जो मेंबर नहीं भी बने वो भी अब कह रहे हैं कि हम अब लोकल करेंसी में हम ट्रेड करेंगे। साहेल रीजन में कई कंट्रीज़ ने कह दिया, चाद, नाइजर, माली, पता नहीं, और मुझे ठीक से नाम नहीं याद है। उन्होंने कहा हम आपस में लोकल करेंसीज़ में करेंगे। इसी तरह से दूसरे और देश भी हैं जो तैयार बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोकल करेंसी में करेंगे। मलेशिया, इंडोनेशिया भी, शायद मलेशिया या इंडोनेशिया, इनमें से भी एक कंट्रीज़ कह रहे हैं। ये लोग भी, और भी बहुत से देश हैं यानी जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, वो ब्रिक्स की पॉलिसी, जो ब्रिक्स का डी-डॉलराइज़ेशन प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो ये बनाने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उससे एक अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिका को ज़्यादा क्षति पहुँच सकती है, ऐसा लगता है बहुत से जानकारों का। ये है कि क्या होगा ये तो आने वाला समय करे बनेगा। इनका सोचना ये है कि टैरिफ लगा देंगे, तो फिर ये होगा कि लोग बाहर का सामान नहीं खरीदेंगे, फिर लोकल सामान बनने लगेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है दोबारा से अमेरिका में आ जाएगी और वहाँ पे बनने लगेगा। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग का कांसेप्ट ही बदल गया। पहले एक कार होती थी, एक ही शेड के अंदर सब काम बनता था उसके, पुर्जे बनते थे, बन के बाहर निकल आती थी। अब एक कार अगर बनती है तो उसके 50 पार्ट जो है पता नहीं कितने-कितने मुल्कों में बनते हैं, जहाँ जो सस्ता मिलता है।
बनता है वहाँ से बनवाते हैं। आधा पार्ट कहीं असेंबल होता है, बाकी पार्ट कहीं असेंबल होते हैं, पूरी असेंबली लाइन कहीं और होती है, अलग-अलग क्षेत्र में होती है। तो इसलिए ये जो कांसेप्ट अब डेवलप हो गया है कि सस्ता प्रोडक्शन और प्रॉफ़िट वही हो, जहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफ़िट दिखता है, वो वहीं जाता है। लिहाज़ा मुझको लगता है कि ये एक इससे एक बड़ी क्राइसिस भी अमेरिका में आ सकती है अगर ये पॉलिसी फ़ेल हो गई। और अगर हमने ये भी देखा है कि जब अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस होती या यूरोप के अंदर भी हमने देखा फार राइट मूवमेंट का ग्रोथ होता है और फिर उसके बाद वायलेंस भी बढ़ जाता है। अमेरिका में तो वायलेंस यूँ भी बहुत है और अगर क्राइसिस बढ़ी तो वायलेंस और बढ़ सकता है वहाँ के ऊपर। और वायलेंस बढ़ने का मतलब ये है कि माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पे रह रही हैं, जिनको ये निकालने की बात कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को अगर हम निकाल देंगे तो जॉब्स लोकल को मिल जाएँगे, ऐसा नहीं होता। ये माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पे हैं दूसरे-दूसरे मुल्कों से जो आए हुए लोग बसे वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत से इसमें इल्लीगल भी हैं, ये सही बात है। उनको कोई हक़ नहीं है वहाँ रहने का, लेकिन निकालने का भी एक तरीक़ा होता है जिस तरीके से निकाले जाए। और जो इल्लीगल हैं वो सस्ता लेबर होता है, इसलिए वहाँ के जो ख़ास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले होते हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या इल्लीगल वर्कर्स की होती है और वो बहुत कम दाम पे काम कर ले देते हैं लोकल लेबर के मुकाबले में और छोटा काम व्हाइट अमेरिकन करता भी नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से हो रहा है और फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जो पुराना ऑर्डर था, एंग्लो सैक्सन ने जिसको बनाया था, वो इसको ये तोड़ के नया ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है और इससे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और क्या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसको रखेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है उनके सामने। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये इनकी पॉलिसी ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इतना छोटा कर दो कि उनके पास कोई सत्ता, पावर ना रहे। बातें और भी हैं, कभी और की जाएँगी। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। धन्यवाद।